सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार्स 27 को और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को क्लिक करें। हेलो स्टूडेंट, मैं दीपेश केसरवानी आपको प्राचीन इतिहास पढ़ा रहा और प्राचीन इतिहास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सम्राट अशोक के बारे में। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था मौर्य वंश के अंतर्गत चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के बारे में। तो चलिए सम्राट अशोक के बारे में स्टार्ट करते हैं। तो मौर्य वंश के तीसरे शासक हुए सम्राट अशोक, जिनका शासन अवधि था 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक का। तो सम्राट अशोक मौर्य वंश के तीसरे और सबसे महत्वपूर्ण शासक थे। तो देखिए, सिंहली अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके सिंहासन किया था। तो अशोक जो थे उन्होंने अपने 99 भाइयों को मार दिया और उसके बाद मगध में राज किया था। अशोक के राज्याभिषेक की बात करें तो अशोक की वास्तविक राज्याभिषेक जो है वो 269 ईसा पूर्व में होता है। 273 ईसा पूर्व में अशोक सम्राट बन जाता है और उस समय उसका उम्र 15.5 वर्ष का होता है। लेकिन 269 ईसा पूर्व में वो 20 वर्ष का हो जाता है और उस समय उसका राज्याभिषेक किया जाता है। आगे देखते हैं। देखिए, इनकी राज की भाषा थी पाली, लेकिन अधिकांश शिलालेख की भाषा प्राकृत थी। अधिकांश शिलालेख की भाषा क्या थी? प्राकृत थी। और इनकी राज की भाषा थी पाली। शिलालेख का मतलब आप समझ गए होंगे। शिलालेख जो कि पत्थरों का बड़ा बड़ा टुकड़ा होता है और जिसमें अभिलेख लिखे हुए रहते हैं। तो शिलालेख में अभिलेख लिखे हुए रहते हैं, जो कि अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा में मिले हैं अशोक के समय के। देखिए, अशोक जो था वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बौद्ध धर्म का अनुयायी था अशोक, जिसने 255 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कराया था बौद्ध धर्म के अंतर्गत। तो अशोक जो थे बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। आगे देखते हैं हम लोग। देखिए, अभिलेख में अशोक को देवनाम प्रिया या फिर देवनाम प्रियदर्शी या फिर राजा के नाम से संबोधित किया गया है। तो उनके जो अभिलेख मिले हैं, जो शिलालेख में लिखे हुए अभिलेख या फिर स्तंभ में लिखे हुए अभिलेख या फिर गुहा लेख, इन सभी में जो अभिलेख मिले हैं उन सभी में अशोक का नाम देवनाम प्रिया या फिर देवनाम प्रियदर्शी या फिर राजा के नाम से संबोधित है। साथ ही देखिए, दक्षिण भारत से प्राप्त मास्की तथा गुजर्रा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक ही है तथा पुराणों में अशोक वर्धन के नाम से मिलता है। इंपॉर्टेंट है कि पुराणों में अशोक वर्धन नाम है और मास्की तथा गुजर्रा अभिलेख में अशोक नाम है। आगे देखते हैं हम लोग। अशोक के दरबार में डियानीसियस अशोक के दरबार में डियानीसियस नाम का एक राजदूत आया था। बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस नाम का राजदूत आया था और अशोक के दरबार में डियानीसियस नाम का राजदूत आया था, जो कि मिस्र के राजा फिलाडेल्पस, मिस्र के जो राजा थे उस समय, फिलाडेल्पस, जिसे टालमी दूती भी कहा जाता था, फिलाडेल्पस को टालमी दूती कहा जाता था, उसके द्वारा भेजा गया था डियानीसियस को अशोक के दरबार में। आगे देखिए, अशोक के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में, देखिए यहाँ पर महत्वपूर्ण है, समझिएगा कि अशोक के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया, जिसमें लगभग 1 लाख लोग मारे गए और 1.5 लाख लोगों को बंदी बनाया गया।
इम्पोर्टेंट है क्योंकि कलिंग पर जो आक्रमण किया गया था उसमें बहुत सारे लोगों की जान गई, साथ ही 1.5 लाख लोगों को बंदी भी बनाया गया और यहाँ से अशोक का हृदय परिवर्तन हो जाता है। अशोक जो कि एक क्रूर राजा था, उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है और उसमें एक अलग भावना जागृत होती है। देखिए यहाँ पर इस भीषण नरसंहार से अशोक का मन विचलित हो उठा और उसने युद्ध त्यागने की घोषणा की। तो कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने युद्ध त्यागने का फैसला लिया और यहाँ से अशोक का हृदय पूरी तरह बदल गया। इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है बार बार कि किस युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ, तो कलिंग के युद्ध के बाद। देखिए जो कलिंग का युद्ध है, कलिंग का जो युद्ध है उसका वर्णन जो है अशोक के 13वें शिलालेख कलिंग अभिलेख में है। कहने का मतलब जो 13वां शिलालेख है अशोक का, उसमें कलिंग अभिलेख नाम से है 13वां शिलालेख, जिसमें अशोक के कलिंग युद्ध से संबंधित जानकारी मिलती है। तो इसको याद रखिएगा कि 13वें शिलालेख में यह जानकारी मिलती है। फिर देखिए मगध साम्राज्य के अंतर्गत कलिंग की राजधानी धौली या फिर तोसली बनाई गई। अब यहाँ पर अशोक जो रहते हैं वो कलिंग को तो जीत लेते हैं, तो कलिंग को जीतने के बाद उन्होंने राजधानी जो है धौली या फिर जिसे तोसली कहा जाता है उसे बनाते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। देखिए हम लोगों ने ऊपर देखा कि कलिंग युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन होता है। उसके बाद देखिए बौद्ध धर्म की दीक्षा, अशोक बौद्ध धर्म की दीक्षा लेते हैं। तो श्रमण निर्गोत के प्रभाव में तथा उपगुप्त से अशोक ने बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त की। बेसिकली उपगुप्त से शिक्षा प्राप्त करते हैं और इस शिक्षा के लिए प्रभाव कौन डालता है, तो श्रमण निर्गोत। इनसे प्रभावित होकर उपगुप्त से शिक्षा प्राप्त करते हैं बौद्ध धर्म की सम्राट अशोक। महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये भी याद रखना है आपको। आगे देखिए अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। तो आपके एग्जाम में जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका किसे भेजा था, तो अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को। साथ ही कभी कभी ये भी पूछ दिया जाता है कि दक्षिण एशिया के क्षेत्र में अशोक ने किसे प्रचार के लिए भेजा था, तो श्रीलंका जो है आपके दक्षिण एशिया का भाग है, तो वही आंसर होगा कि पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को। आगे देखिए आप यहाँ पे भारत में शिलालेख का प्रचलन जो है सर्वप्रथम अशोक ने ही किया। तो अशोक के माध्यम से ही शिलालेख का प्रचलन जो है यहाँ पर स्टार्ट हुआ हमारे देश में। अशोक ने अपने अधिकांश शिलालेख या फिर अभिलेख जो है प्राकृत भाषा व ब्राह्मी लिपि में खुदवाए हैं। महत्वपूर्ण पॉइंट है कि ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा में अधिकांश शिलालेख खुदवाए गए हैं। यहाँ पर देखिए अब अशोक के शिलालेख में ग्रीक व अरमाइक लिपि का उल्लेख अफगानिस्तान से मिलता है, खरोष्टी लिपि का उल्लेख उत्तर पश्चिम पाकिस्तान से और शेष भारत से, मतलब जितने भी भारत के शेष हिस्सा है वहां से ब्राह्मी लिपि का उल्लेख मिलता है। तो सर्वाधिक जो है ब्राह्मी लिपि का उल्लेख मिलता है और ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का अफगानिस्तान से, खरोष्टी लिपि का उत्तर पश्चिम पाकिस्तान से। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। तो हम
अशोक के जितने भी अभिलेख मिले हैं उसे 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला शिलालेख, दूसरा स्तंभलेख, तीसरा गुहालेख। तो 3 भागों में बांट सकते हैं। शिलालेख जो है वो आपके पत्थर है, बड़े बड़े पत्थर जिसमें अभिलेख खुदवाए जाते हैं। स्तंभलेख जो है, तो स्तंभ जो रहता है आपका, आप जनरली देखे होंगे कि कोई स्तंभ होता है, जैसे कि गोल एक लंबे सा कॉलम होता है, उसे हम स्तंभ कह सकते हैं। तो उस स्तंभ में जो अभिलेख लिखे होते हैं उसे स्तंभलेख कहा जाता है। और गुहालेख की बात करें तो गुफाओं में लिखे गए अभिलेख को गुहालेख कहते हैं। गुफाओं में जो उसके दीवार में लिखे गए अभिलेख होते हैं उसे गुहालेख कहते हैं। स्तंभ मतलब लंबा सा जो खंबे के समान बना हुआ रहता है जिसपे अभिलेख लिखे रहते हैं उसे हो गया स्तंभ अभिलेख। और शिलालेख आपके बड़े बड़े पत्थरों के टुकड़ों में। तीनों समझ में आ गया होगा आपको। आगे देखते हैं हम लोग। सर्वप्रथम अशोक के अभिलेख की खोज 1750 ईस्वी में टी कैंथलर ने की। इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले 1750 ईस्वी में टी कैंथलर ने अशोक के अभिलेख की खोज की। उसके बाद देखिए, अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सबसे पहली सफलता 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप को हुआ। तो जेम्स प्रिंसेप जो है 1837 में सर्वप्रथम अशोक के अभिलेख को पढ़ने में सफलता हासिल की। आगे देखिए अब यहाँ पे अशोक के 14 वृहद शिलालेख मिले हैं, साथ ही 3 लघु मिले हैं। मतलब 3 लघु शिलालेख मिले हैं और 14 स्तंभलेख मिले हैं और 3 लघु स्तंभलेख मिले हैं। साथ ही 3 गुहा अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तो ये सभी प्राप्त हुए हैं अशोक के अभिलेख। इंपॉर्टेंट क्या है, एग्जाम में पूछा जाता है कि अशोक के कितने शिलालेख प्राप्त हुए हैं। तो आपको याद रखना है 14 शिलालेख प्राप्त हुए हैं अशोक के। तो ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाता है कि अशोक के कितने शिलालेख प्राप्त हुए हैं, तो 14 प्राप्त हुए हैं। आपको 3 लघु शिलालेख प्राप्त हुए हैं, उसको काउंट नहीं करना है जब एग्जाम में इस प्रकार का डायरेक्ट क्वेश्चन आए तो। 14 शिलालेख प्राप्त हुए हैं, ये याद रखना है। आगे देखते हैं हम लोग। अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा है। जो शिलालेख प्राप्त हुए हैं उसमें 7वें नंबर का जो शिलालेख है या फिर 7वें नंबर के शिलालेख में लिखा हुआ अभिलेख जो है वो सबसे लंबा है। तथा अशोक के कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। अशोक की कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहते हैं। ये भी याद रखिए और ये भी याद रखिए। साथ ही आप इसमें देख सकते हैं मैप में कि कहां कहां से अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं। अगर वृहद अभिलेख की बात करें तो इस प्रकार का साइन बना हुआ है, आप देख सकते हैं वृहद अभिलेख के लिए, और ये जो है आपके लघु अभिलेख के लिए है। तो देखिए आप यहाँ पे धौली पे, कालसी पे, यहाँ पर जो है अशोक के वृहद शिलालेख प्राप्त हुए हैं। लघु देखिए गुजर्रा से, फिर यहाँ पर प्रयाग से, ऐसे काफी जगह से प्राप्त हुए हैं। स्तंभलेख जो है सांची से, टोपरा से, मेरठ से, सारनाथ से, यहाँ से प्राप्त हुए हैं। और अशोक की राजधानी की बात करें तो ये जो है राजधानी है अशोक की स्वर्णागिरी, फिर यहाँ पर उज्जैनी, ये जो है अशोक की राजधानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अशोक के रुक्तिमन देई अभिलेख से
इसकी अर्थव्यवस्था की जानकारी मिलती है। रुक्तिमंदेही अभिलेख से अशोक की अर्थव्यवस्था की जानकारी मिलती है, जो कि सबसे छोटा अभिलेख है। ये दोनों पॉइंट आपको अच्छे तरीके से याद रखना है, क्योंकि अर्थव्यवस्था शब्द ही आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है और रुक्तिमंदेही अभिलेख से इसकी जानकारी मिलती है। अशोक ने अपनी प्रजा के कल्याण तथा नैतिक उत्थान के लिए जो आचार संहिता बनाई थी, उसे अशोक का धम्म कहा जाता है। आपने देखा होगा एग्जाम में क्वेश्चन कि अशोक का धम्म किसे कहते हैं, तो वही है, प्रजा के कल्याण के लिए और नैतिक उत्थान के लिए एक आचार संहिता तैयार किया था अशोक ने, उसे कहा जाता है अशोक का धम्म। यहां देखिए, अशोक ने अपने धर्म के विकास एवं देखरेख के लिए जिन अधिकारियों की नियुक्ति की थी, उन्हें धर्म महापात्र कहा जाता है। धर्म महापात्र के नाम से जानते हैं। अशोक ने जिन अधिकारियों की नियुक्ति की थी धर्म के विकास एवं देखरेख के लिए, अशोक का ये धम्म शब्द जो है, धम्म शब्द वो पाली भाषा का शब्द है। आगे देखते हैं हम लोग। यहां पर देखिए, अशोक का त्रिसंग या फिर त्रिरत्न में विश्वास। त्रिरत्न में जो विश्वास करते थे अशोक, उसके बारे में, तो बुद्ध, धम्म और संघ, ये तीन त्रिरत्न हैं जिस पर अशोक विश्वास करते थे। ये तीनों जो है वो भब्रूगढ़ लघु शिलालेख में वर्णित है, जिसे अशोक जो है विश्वास करते थे। अशोक ने स्तूप निर्माण परंपरा को प्रोत्साहन दिया और 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था। 84,000 स्तूप का निर्माण कराया था अशोक ने। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इसे भी आप याद रखिए। स्तूप को मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना माना जाता है। तो स्तूप जो होता है वो मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना होता है। और स्तूप किसे कहते हैं, तो अगर आपको स्तूप जानना हो किसे कहते हैं, तो आप देख सकते हैं 200 रुपए के नोट के पीछे एक स्तूप है, सांची का स्तूप। जो आपके 200 रुपए का नोट है उसके पीछे सांची का स्तूप बना हुआ है। और स्तूप जो होता है वो मंदिर के जो ऊपरी हिस्सा होता है, गोल वाला शेप, उसके शेप के समान होता है। और देखिए यहाँ पे सम्राट अशोक के द्वारा निर्मित सांची का स्तूप वर्तमान में विश्व धरोहर की सूची में शामिल है। तो मध्य प्रदेश के सांची का स्तूप जो है वो विश्व धरोहर की सूची में शामिल है। साथ ही 200 रुपए के नोट के पीछे उसे प्रिंट किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे भी आप याद रखना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए आप यहाँ पे कल्हड़ की राजतरंगिणी के अनुसार अशोक ने कश्मीर में वितस्ता, मतलब जो झेलम नदी है, उसके किनारे श्रीनगर नामक नगर की स्थापना की है। तो ये भी याद रखना है कि अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की है। जो श्रीनगर शहर है उसकी स्थापना अशोक ने की है, जिसके बारे में कल्हड़ के राजतरंगिणी में पता चलता है। मौर्य वंश का अंतिम शासक जो होता है वो बृहद्रथ होता है। मौर्य वंश का अंतिम शासक होता है बृहद्रथ, और यहाँ पर मौर्य वंश समाप्त हो जाता है। चलिए तो इस वीडियो को हम लोग यहाँ पे समाप्त करते हैं। आगे हम लोग प्राचीन हिस्ट्री में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।